दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। और है कोई जवाब में आपके साथ मैं हूं नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मसला यहाँ पर हमें इस वक्त ये प्रोग्राम करने पे इसलिए मजबूर कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जो सियासी मफाहमत है वो उनके गले पड़ गई है। इत्तेहादी तो इत्तेहादी और जो दीगर लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल की। और जो असल जो वजह बनी है, दीगर जो बहुत सारे इशूज़ हैं उनमें, उसके अलावा जो असल वजह है वो है बल्दियाती निज़ाम का जो बात की जा रही है। बल्दियाती निज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमने ये देखा था कि जिस वक्त MQM जो कि जिसका देरीना मुतालबा है, हमेशा से ये मुतालबा उसका पीपल्स पार्टी के साथ रहा है, जब वो हुकूमत से अलहदा हुई तो पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर कमिश्नरी निज़ाम का नोटिफिकेशन ना सिर्फ उन्होंने जारी किया बल्कि MQM की गैर मौजूदगी में उन्होंने सिंध असम्बली से उसका बिल पास भी करा लिया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि गवर्नर साहब आ गए वापस और कोशिशें होने लगी MQM को एक दफ़ा फिर इत्तेहाद में शामिल करने की, और फौरी तौर पर एक और बिल जारी, ऑर्डिनेंस बल्कि गवर्नर साहब की जानिब से जारी किया गया, जो कि बल्दियाती निज़ाम के लिए था लेकिन सिर्फ कराची और हैदराबाद के लिए, और जो दीगर जो इंटीरियर सिंध है उसके लिए उन्होंने कहा गया कि वहाँ पे कमिश्नरी निज़ाम ही चलता रहेगा। और इस पर एकदम से एक तूफ़ान खड़ा हो गया। जो सिंध की कौम परस्त जमातें थी वो भी एकदम से मैदान में आ गई। फिर रातों रात दोबारा से नोटिफिकेशन उसको वापस लिया गया, उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया और एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बल्दियाती निज़ाम पूरे सिंध में ही राइज होगा। नाज़रीन, कौम परस्त जमातें तो सड़कों पे हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी देरीना और बहुत पुरानी इत्तेहादी जमात है ANP, वो भी उसकी मुखालफत अब कर रही है। ये मुखालफतें भी अपनी जगह, शायद किसी न किसी तरह इनको मना लिया जाता, लेकिन जो नाराज़ इनके रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक़ नायब सदर भी हैं पीपल्स पार्टी सिंध के, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनका एक अलग ग्रुप अब सामने आ गया है और वो उसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। अब बात ये की गई कि इस दफ़ा उसको असेंबली में पास कराना है, और मुख्तसरन हम ये भी बताते चलें कि क्योंकि ये इसकी जो भी ऑर्डिनेंस जारी होता है, जो भी नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस से जारी होता है, उसकी मुद्दत 3 माह होती है। 8 नवंबर को ये मुद्दत मुकम्मल हो रही है और इसकी ज़रूरी है कि इसको कानूनी हैसियत दिलाने के लिए असेंबली से पास कराया जाए। कल मिर्ज़ा साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि उनको ये बावर करा दिया गया है और उनको ये यकीन दिला दिया गया है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम का बिल है इसको असेंबली से पास नहीं कराया जाएगा। अगर वाकई, उन्होंने कहा है कि खुर्शीद शाह साहब ने ये बात बोली, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर MQM को किस तरह से मनाएंगे, और अगर एक तरफ को मनाते हैं तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले जो गेस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन करिए, पीपल्स पार्टी की नहायत अहम रुकन है, सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम। बशीर जान साहब, ANP से इनका ताल्लुक़ है, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के। बशीर जान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, आज जिस हमारे इस शो में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो APML के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के, मोहम्मद अली जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम। वैसे जाफरी साहब से हमें ये भी ज़रूर बेसिकली पूछना है, और उनको इस प्रोग्राम में दावत देने का मकसद भी यही है कि जो मुशर्रफ साहब जो कि मौजूद कहलाते हैं इस निज़ाम के, आखिर इस निज़ाम में क्या नुकसानात हैं, क्या बुराइयां हैं जिसकी वजह से हर जगह इनकी मुखालफत की जा रही है इस निज़ाम की। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए भी, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि आज हम किस पर बात कर रहे हैं। 2008 में बरसरे इक़्तिदार आने वाली पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ बाक़ियात खात्मा मुहिम का आगाज किया तो एक एक करके तमाम ही मंसूबों पर कैंची चल गई, लेकिन बल्दियाती निज़ाम पर सफाई से छुरी न फिर सकी जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी। वजह बनी इत्तेहादी MQM, जिसने इस इशू पर ऐसा स्टैंड लिया कि बड़े बड़ों को न सिर्फ नाको चने चबवा दिए बल्कि जियालों में फूट डलवाने का बाइस भी बन गई। MQM की इक़्तिदार से अलहदगी की बज़ाहिर वजूहात कुछ भी हो, लेकिन इक़्तिदार में वापसी हमेशा बल्दियाती निज़ाम में तजावीज़ की मंजूरी के बाद ही हुई। हालिया बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 8 नवंबर को खत्म हो रही है। बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के लिए एक जानिब ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा मैदान में कूद पड़े हैं तो दूसरी जानिब सिंधी कौम परस्तों ने भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने और सिंध असम्बली के घेराव की धमकी दे डाली है। जोशीले और सरफिरे ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का दावा है कि खुर्शीद शाह ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी नहीं की जाएगी।
दूसरी जानिब मुत्तहदा के इत्मीनान को देखते हुए ये कहना बेजा नहीं होगा कि उन्हें भी उनके मनपसंद निज़ाम की गीदड़ सिंगी सुखा दी गई है। अब देखना ये है कि अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार पीपल्स पार्टी बचपन की दोस्ती या सियासी मसलहतों में से किसको तरजीह देती है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, जिस इत्मीनान का एमक्यूएम की जानिब से जिक्र किया गया, उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम को भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की दावत दी गई थी, लेकिन एमक्यूएम का कहना यह था कि हमारा जो मुतालबा था वो मान लिया गया है और हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, इसलिए अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती है। बात शुरू करूंगी शैला रज़ा साहिबा से। शैला रज़ा साहिबा, हम आज की अगर बात कर लें, बल्कि कल रात की बात कर लें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का एक स्टेटमेंट जो आपको भी पता है कितनी मुखालफत कर रहे हैं इस निज़ाम की, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, इनकी मुखालफत में इतनी आगे निकल चुके हैं। वो ये कहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि ये बिल जो है वो असेंबली से मंजूर नहीं होगा और इसकी ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कितनी सदाकत है इस बात में? सबसे पहले तो नादिया, बात यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस बात की वजह से इतना मुखालिफ कर रहे हैं। ये बात तो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर ने बता दी कि क्योंकि ये निज़ाम पूरी आवाम ने रिजेक्ट किया है, इसलिए हम इसे पास नहीं करेंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये बाद में बात की है रात को, जिसकी ऐवान सदर से फिर तरदीद भी आती रही, लेकिन उससे पहले सीनियर मिनिस्टर पीर मज़रुल हक़ ने ये बताया है कि अवाम ने इस निज़ाम को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम इसे पास नहीं करेंगे। यानी अब ये बिल असेंबली से पास नहीं होगा? अब जाहिर है कि सीनियर मिनिस्टर के मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, फिर एमक्यूएम का क्या होगा? फिर इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी? ये देखिए क्या होगा इसका, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये है कि पहले दिन से दोनों पार्टीज़ एक मुसवदे पे काम कर रही थी, और जिसमें ना फुल कमिश्नरी निज़ाम था, ना फुल बल्दियाती निज़ाम था, बल्कि एक दरमियानी वो 1979 और 2001 में से कुछ अमेंडमेंट की कोशिश की जा रही थी ना, लेकिन इत्तेफाक राय तो उसमें भी अभी तक नहीं हुआ। उसमें कुछ किया था, लेकिन ये है कि फिर वो चेंज होता रहा और फिर कमिश्नरी निज़ाम पास हुआ, तो उस वक्त फिर सारी सूरत हाल आपको मालूम है। लेकिन उस वक्त भी हमसे पार्टी की तरफ से जो बात आई वो यही थी कि दोनों सिस्टम मिलाकर कोई बेहतर अच्छा सिस्टम जो है वो दोनों पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करेंगी और वो लाया जाएगा, लेकिन जो बहाल किया गया था उसको कभी हम पास नहीं करा सकेंगे। अच्छा, यानी ये आपने बहुत बड़ी खबर बता दी है कि जो नोटिफिकेशन यानी गवर्नर हाउस से जारी हुआ था, जो ऑर्डिनेंस था जिसकी मुद्दत 8 नवंबर को ख़त्म हो रही है, चूँकि डेफिनेटली आप लोग एक अवामी पार्टी है, आप पे अवामी दबाव है, तो वो अब पास नहीं होगा, यानी उसकी कानूनी हैसियत भी फिर ख़त्म हो जाएगी 3 नवंबर के बाद। आपने देखा भी होगा 8 नवंबर के बाद आपने देखा भी होगा कि जब ये सिस्टम जो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहाल हुआ था, तो हमारे देही सिंध में सबके घरों पे काले तवे लटका दिए गए थे और आवाम ने भरपूर एहतजाज किया था। तो एक भरपूर एहतजाज के बाद बिल्कुल अवामी दबाव तो डेफिनेटली आप लोग कंसीडर करेंगे, अवाम की राय को आप लोग मुकद्दम ठहराएंगे, आप लोग अवामी पार्टी है। बशीर जान साहब, आपकी जमात की फतह होने जा रही है क्योंकि एमक्यूएम का देरीना मुतालबा था और आप लोगों ने ये बात कह दी थी कि आप लोग इसकी मुखालफत करते हैं, यानी बल्दियाती निज़ाम की। देखिए नादिया, मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये कोई फ़तह या शिकस्त वाली बात नहीं है। हम सियासी लोग हैं, हमारा एक मौक़िफ़ होता है और हम इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमारे कायदीन ने जो बातें कही है वो आज तक दुरुस्त साबित हो रही है। ये अलग बात है कि हमारी बात को दूसरे लोगों ने सेकंड किया, लेकिन काफ़ी नुकसानात के बाद अब भी हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के मसले मसाइलों का जो हल है, खुदारा हम जो मशवरा देते हैं ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम छोटी पार्टी है, हमारी नुमाइंदगी कम है, हम सीधे साधे देहाती लोग हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे कायदीन का जो सियासी सोच है वो हमेशा सच साबित हुआ। इस मुल्क के बनने के बाद ही अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं, हमारा मौक़िफ़ था कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारा मौक़िफ़ था कि इंतहा पसंदी इस मुल्क के लिए ज़ेर कातिल है, हमारे जो भी मौक़िफ़ थे वो आज इस मुल्क ने मान लिए, लेकिन काफ़ी नुकसानात के बाद अभी भी इस मुल्क की अच्छाई के लिए देखिए, असम्बली में जमहूरी लोगों का ये तर्ज होता है कि मेरा अपना मौक़िफ़ होगा, एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ होगा, पीपल पार्टी का अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन अच्छी सियासी लोग वो होते हैं जो अक्सरियत की राय को, देखो
تجویز کی حد تک, بولنے کی حد تک تو میرا حق ہے کہ میں کوئی بھی تجویز دوں. اس وقت ایک جمہوری شخص یا جمہوری پارٹی ہماری تسلیم کی جائے گی جس وقت ہم اسمبلی میں اکثریت کی رائے کو تسلیم کریں گے. تو میرے خیال میں اس میں ناراضگی کو کوئی بات نہیں ہے. اگر اسمبلی کی رائے جو ہے وہ اکثریت سے آ جاتی ہے کمیشنری نظام کے حق میں تو ہم تمام پارٹیوں کو اس نظام کو قبول کر لینا چاہیے. اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے بشیر جان صاحب, میں ذرا جعفری صاحب کے پاس ہوں. جعفری صاحب, اگر تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کروں تو صرف ایم کیو ایم وہ واحد پارٹی ہے جو اس نظام کی حمایت کر رہی ہے اور بضد ہے کہ اس کو یہی نظام چاہیے. دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس نظام کی مخالفت کر رہی ہیں اور ایم کیو ایم شاید وہ واحد پارٹی ہی تھی اس وقت جو کم از کم پارٹیز ہیں, یعنی پیپلز پارٹی ہے یا اے این پی ہے یا سندھ کی قوم پرست ہے, کہ وہ واحد پارٹی تھی جو اس وقت کے پرویز مشرف جب صدر تھے ان کے ساتھ بھی کھڑی تھی. تو آخر ایسا نظام جس کی تمام سطح پر مخالفت کی جا رہی ہے, ایسا نظام کیا صرف ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت؟ یہ جو مخالفت کی جا رہی ہے تمام سطح پہ نہیں کی جا رہی. اگر عوام کی رائے معلوم کرنی ہے تو یہ خالی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی رائے نہ معلوم کریں اس وقت, کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ملک کو ستیہ ناش کر ڈالا ہے. اپوزیشن میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ملک کا ستیہ ناش کیا ہے اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی ملک کا ستیہ ناش کیا ہے. تو یہ لوگ تو وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے جس سے کہ عوام کو فائدہ پہنچے, جس سے ملک کو فائدہ پہنچے. پورے دنیا کے اندر یہ جو ہے نظام رائج ہے. امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے, اس میں رائج ہے, انڈیا میں رائج ہے, چائنا میں رائج ہے. وہ کون سا ملک ہے ترقی یافتہ جس میں یہ رائج نہیں ہے؟ اور اس سے جو ہے تمام معاملات جو ہیں ڈور اسٹیپ پہ پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے, اور انصاف آدمی کو وہاں مل جاتا ہے. کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہیں سالو ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو آج کل کے سیاستداں ہیں انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی جس سے کہ ملک کو فائدہ پہنچے. جعفری صاحب اگر یہ سسٹم, یہ نظام واقعی اتنا بہترین ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں یہ رائج ہے, تو پھر ہم تو صرف اگر ہم اسمبلی کی بات کریں, اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں, لیکن ابھی شیلہ رضا صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پہ عوام کا شدید رد عمل ہمارے سامنے آیا تھا, میڈیا نے بھی اس کو دکھایا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ کالے توے لوگوں نے گھروں پہ لٹکا دیے تھے. چلیں ہم سندھ کو بھی چھوڑ دیں, ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں, دیگر 3 صوبے ہیں, وہاں پہ بھی یہ نظام رائج نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ اگر سیاستدان کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو عوام کیوں نہیں چاہتی, عوام کیوں نہیں کہتی آ کے سڑکوں پہ کہ جی ہمیں یہ نظام چاہیے, ہمارے صوبوں میں یہ نظام بحال کیا جائے؟ عوام جب آئے گی سڑکوں پہ نادیہ, جب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. بیچاروں کو, ان کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے, ان کا پیٹ نہیں بھر رہا, شام کو گھر پہ جاتے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, تو ان کو جو فکر ہے اس وقت کس طرح پیٹ بھرے. تو انہوں نے نظام کو ایسا چلا دیا ہے, انہوں نے اتنی پاورٹی کر دی ہے, اتنی پرابلم کر دی ہے عوام کے لیے کہ ان کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ بیچارے سڑک پہ بھی آ سکیں. جب آدمی کے پاس اپنی سوجھ بوجھ جب کام کرتی ہے ان کی, جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس کھانے کو ہوتا ہے, ان کے پاس نوکری ہوتی ہے, جو فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں, یہاں پورے نظام کو بھرم کر دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں نا کون سا نظام صحیح چل رہا ہے؟ کیا اس حکومت کے ساتھ اور پھر ساتھ میں اپوزیشن والے بیٹھ کے دیکھتے رہے؟ نواز شریف صاحب آج 3 سال کے بعد ان کو ہوش آ رہا ہے کہ شاید یہ بہت غلطی ہو گئی ہم کو ملک کے نظام کو اب بدلنا چاہیے. ارے بھائی 3 سال سے کیا آپ سو رہے تھے؟ ایک پرویز مشرف صاحب کا ویژن تھا کہ وہ جب جا رہے تھے وہ کہتے ہوئے گئے تھے یہ پاکستان کا خدا ہی حافظ, تو ان کا ویژن تھا, وہ دیکھ چکے تھے اب پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. ایک سیکنڈ جعفری صاحب, ذرا میں شیلہ رضا صاحبہ سے کیا حشر ہو گیا, ایک سیکنڈ شیلہ رضا صاحبہ, کیا حشر ہو گیا پاکستان کا؟ مجھے نہیں معلوم کہ جعفری صاحب نے کب سے سیاست شروع کی اور کیا ان کا طرز سیاست ہے, لیکن اس ملک کو ٹیررزم, اس ملک کو پاور شارٹیج, اس ملک کو پاورٹی دینے والے تمام جو شاخصانہ ہے وہ سیریز ہے ڈکٹیٹرز کی, جس میں کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہاں پہ میں اس کو سیدھا ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے کسی بھی ملک میں جو ہے اس طرح نہیں ہے یہ بلدیاتی نظام کہ فیڈرل سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو. اگر یہ بلدیاتی نظام انڈر دا سپرویژن آف دا پروونشل گورنمنٹ ہو تو یہ ایک طریقے کا ایک سسٹم بنتا ہے. اب جب یہ سسٹم جو ہے فیڈرل کے انڈر تھا تو اس میں صرف روڈ اور سڑکیں نہیں تھیں, اس میں جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اچھا خاصا آ جاتا ہے, اس میں جو ہے ورک ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے, ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے. اور اگر آپ ایک اوور آل ریزلٹ دیکھیں تو آپ کو ان سب کا ستیہ ناش نظر آئے گا. اور اس میں جو روڈ اور سڑکیں بھی ہیں وہ صرف مین نہیں ہوتی ہیں,
मुख्तलिफ जगहों की भी होती हैं, कितने गटर खुले रहे, कितने हादसात होते रहे। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हो एक सूबे में, किसी भी मुल्क में इस तरह से नहीं है, क्योंकि उनको अपनी एक साख बेहतर करनी थी मुख्तलिफ जगह पर, तो वो इस तरह का सिस्टम लाए। बाकी जो ये बातें कर रहे हैं, ठीक है कि वो तो देखिए शैला रज़ा साहिबा, वो तो सिस्टम लाए, उन्होंने वो सिस्टम गुजार भी दिया और उसके तहत बहरहाल उन्होंने अच्छे काम भी अपनी जगह कर दिए, लेकिन फिर क्या वजह थी कि इतने अरसे तक मुझे बताएं ना, कराची में नादिया, कराची में 46 मैटरनिटी होम है, कराची में 46 मैटरनिटी होम है। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक से वापस आती हूं तो फिर हम इस पे बात करेंगे और थोड़ी सी मुख्तसर बात, एक दफा फिर इस बात को कंफर्म करेंगे कि अब ये बिल जो ऑर्डिनेंस जिसकी कानूनी हैसियत 8 नवंबर को खत्म हो जाएगी और उसको अब असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा, यानी उसको कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी, ना ही उसका जो मुद्दत है उसमें तौसीह की जाएगी। इसकी कंफर्मेशन एक दफा फिर हम शैला रज़ा साहबा से लेंगे। स्टे विद अस, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।